कुछ इस तरीके की सिचुएशन अब आपके सामने है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यही चीज़ जो है बन गई है और अब जो है रेप्लिकेशन मूव करेगा। तो अब आप देख रहे हैं दो फॉर्क हैं, तो एक राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, रेप्लिकेशन कंप्लीट किया हो। यू आर सीइंग दिस बाई डायरेक्शनल मोड। तो ये सिचुएशन आ गई है, यानी एक स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन मशीनरी शुरू हो गई है और एक यहाँ पे शुरू हो गई है। यहाँ पे आपको लीडिंग दिख रही है, यहाँ पे लैगिंग, यहाँ पे लीडिंग, यहाँ पे लैगिंग आपको दिख रहा है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग ऐसे देख लेते हैं। हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, बट वो हमने रैंडम प्राइमर लगा दिया था जस्ट कि आपकी एक प्रैक्टिस रहे। पर आज की डेट में, एंड यस वन मोर थिंग कि चलिए आगे बात कर लें इसके बारे में। ओके, तो हम लोगों ने रैंडम उस समय लगाया था, एक प्रैक्टिस की थी, पर अभी यहाँ पे अब आपके पास एक आइडिया यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आप जो है इस डायग्राम को देखकर रिलेट करने की कोशिश करिए कि ये मैंने 5 प्राइम दे दिया है, ये 3 प्राइम दे दिया है, ये 3 प्राइम दे दिया है, ये 5 प्राइम। आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एक साथ जीनोम को तो लेके चलेंगे नहीं, तो हम लोगों ने ये पिक्चर को कैप्चर किया और इस तरीके से ओरिएंट कर दिया। ठीक, अब आप अगर कोशिश करें तो अब आप बताने की कोशिश कर सकते हैं कि किस स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस सिंथेसिस होनी है और किस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। ओके, तो हम अगर मेंशन आप लोग करना चाहते हैं तो हमने 1 2 3 4, तो किसी एक चीज़ को याद नहीं कर लेना है कि हम लोग ने जो पहले डिस्कस किया था वही रट लेना है। यहाँ पे आप प्राइमर को देखकर आप अपनी चीज़ बताएं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस स्टैंड को ऐसे कट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस ब्लैक के ऊपर ब्लैक में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 एंड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, 5 एंड जनरेट हो। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 प्राइम जनरेट होगा और यहाँ 3 प्राइम। तो यहाँ पे क्या हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होती रहेगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्पलेट कैसा मिल गया है, 3 to 5 टेम्पलेट इस तरीके से मिल गया है। ऑपोजिट टू दैट, उस केस में यहाँ पे प्राइमर रिलीज करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस होगी, यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस होगी। और यहाँ पे क्या है, ये जो कटिंग एज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 अरेंज होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ 3 होगा और यहाँ पे सिंथेसिस कैसी होगी, कंटिन्यूस। ओके, बट हमारा पॉइंट ये भी है कि अगर कुछ लोगों को डाउट होना चाहिए, ठीक है आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस की है या आता है कि 1 और 4 पे हमें कंटिन्यूस सिंथेसिस मिलेगी, बट अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी तो हम कंटिन्यूस सिंथेसिस करा दें, और यहाँ पे 5 और 3 है तो यहाँ पे कंटिन्यूस, तो यहाँ पे मैंने डैश डैश क्यों ओरिएंट क्यों किया। तो यही डाउट होता है जब हम लोग क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड सॉल्व करते हैं, तो बहुत ध्यान से हमें देखना है कि कहाँ पे हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल रहा है या कहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि एक तो लीडिंग स्ट्रैंड ये हुआ, ये लीडिंग स्ट्रैंड, आप ये तो मान लीजिए आप तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि 5 to 3 और इसके ऑपोजिट, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 5 प्राइम और ये 5 प्राइम आ गया। ठीक, उसकी वजह से या तो आप बेटर अभी समझ जाएंगे जब हम लोग नेक्स्ट फिगर में आएंगे, बट कहीं पे जब इस तरीके का डायग्राम दिया हो तो हमें तो इसी फिगर को देख के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। ठीक,
क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें कोई मदद मिल पाए, तो अपने आप को बहुत ही एफिशिएंटली चेकआउट करना है कि किस तरीके से हम एंड मार्क कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट हम किस तरीके से प्राइमर को देख रहे हैं और फिर हम कंटिन्यूस सिंथेसिस। यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, मिड में प्राइमर रिलीज किया जा रहा है, तो एक इशारा वैसे ही मिल गया कि यहाँ पे जो प्राइमर का ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से है, वो क्योंकि यहाँ पे आएगा फिर से ये स्टॉप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर से प्राइमर यहाँ पे, क्योंकि ये जो है जब ये यहाँ आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो फिर इसको एक 5 प्राइम पर यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, और फिर ये सिंथेसिस इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इसलिए यहाँ आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको आप देखें, अगर आप 3 प्राइम यहाँ पे और ये 5 प्राइम है, ध्यान से सुनिए, ये आपको एक पूरा इलोंगेटेड टेम्पलेट मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दिस इज योर इलोंगेटेड टेम्पलेट, ये पूरा आपको टेम्पलेट मिल गया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे जैसे ही सिंथेसिस करेंगे ये पूरा आपका सिंथेसाइज हो जाएगा, पर यहाँ पे आपने बीच में जहाँ इंसर्ट किया है तो यहाँ आने के बाद तो ये रुक जाएगा, ठीक है, ये रुक जाएगा, यहाँ पे भी ये रुक जाएगा, फिर पीछे से कोई और प्राइमर आएगा, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। अगर अभी ये क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, वैसे तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया था। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि क्या क्या लॉजिक लगा के हमको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ओके, और यहाँ पे अब आइए, अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, एक फॉर्क को हम एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज द फॉर्क। अब इस फॉर्क को जब हम एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हमें क्या मिल रहा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये टेम्पलेट हमें एक कंटिन्यूअस वे में, मैंने इसको टेम्पलेट क्यों घोषणा कर दी, क्योंकि आप इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी देख सकते हैं, पर हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक। तो जब प्राइमर हमने यहाँ लगाया है तो ये 3 to 5 हम रीड कर सकते हैं और इसको 5 to 3 सिंथेसिस करनी होगी। तो ये आपके पास एक आइडिया हो गया कि जहाँ पे भी आपको प्राइमर दिख रहा है उसके ऑपोजिट में जो टेम्पलेट है वो पूरा आपका इंटैक्ट है या कैसा है, ठीक। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सिंथेसिस एज यूजुअल फॉर्क बढ़ता जाएगा, ये मूव करता जाएगा और ये आपकी कंटिन्यूस सिंथेसिस होती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 3 to 5, ये जो 3 to 5 है ये आपका यहाँ पे ये टेम्पलेट दिख रहा है, जो ब्लू में मैंने मार्क कर दिया है, दिस इज योर टेम्पलेट, ठीक। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज प्राइमर, ये जो प्राइमर आपको यहाँ दिख रहा है ये इस डायग्राम में कहाँ दिख रहा है, इस डायग्राम में ये यहाँ दिख रहा है। अब आप कंटिन्यूस सिंथेसिस यहाँ पे आपको दिख रही है, पर इस स्ट्रैंड के साथ क्या हो रहा है, अब इस स्ट्रैंड को देखिए, इस स्ट्रैंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रैंड कैसा दिख रहा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी पैरेलल ही होगा क्योंकि दिस वन इज द पैरेंटल स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द पैरेंटल। तो अब क्या करना होगा, अब ये तो कुछ इस तरीके से बनता, अगर हम इसको अभी लूप में ना दिखाएं तो आप कुछ इसको ऐसे बनाते, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, आप इस तरीके से बनाते, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 3 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम के लिए लिखा है यहाँ पे 5 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका आ गया 5 प्राइम और 3 प्राइम। ओके, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप प्राइमर ऐड करेंगे और सिंथेसिस कंटिन्यू होती जाएगी। पर इस टेम्पलेट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। यहाँ आपको दिख रहा है एक लूप बन गया है। इस लूप की खास बात क्या होगी कि ये जो आपका ये क्या है, मन में सोचते चलिए, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज फॉल्ट।
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इस टेम्पलेट को भी इसने पकड़ा हुआ है और इस टेम्पलेट को भी पकड़ा हुआ है। प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे उसके पास क्या जुड़ा हुआ है, बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये क्या है आपका, इसके पास टाउ सब यूनिट होता है जो कि डाइमराइजेशन करता है और इसको मदद मिलती है कि कोर जो पॉलीमरेजेस हैं वो एक साथ इससे एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक। अब फायदा क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक ही दिशा में मूव करेगा और रेप्लिकेशन की कोशिश करनी है इसको। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो लूप बन गया है, यहाँ पे ये जो लूप बना, तो थोड़ी देर के लिए आप देखें कि ये वाला जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंट कर गया। ये लूप की वजह से ये क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए पोलैरिटी जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गई। और इसकी ऑपोजिट अब अगर प्राइमर अगर कोई आएगा तो वो क्या होगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अब क्या होगा, आपको इमेजिन करना है कि थोड़ी देर पहले ये पॉलीमरेज जो है यहाँ पे रहा होगा, इधर रहा होगा, ठीक। तो इसने दोनों को पकड़ा, 3 उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और क्या किया, और सिंथेसिस शुरू कर दी। तब आप देख रहे हैं दोनों की सिंथेसिस साथ में हो रही है। अब थोड़ा सा और इमेजिनेशन पावर अपना इंक्रीमेंट करें कि ये वाला जो अभी दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये थोड़ी देर पहले ये पोर्शन, ये वाला टेम्पलेट भी किस तरफ रहा होगा, ये इधर रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ रहा होगा। इमेजिन आपको ऐसे ही करना है कि थोड़ी देर पहले कुछ सिचुएशन ऐसे रही होगी, ये वाला जो है इस तरह से रहा होगा, और ये पॉलीमरेज सिंथेसाइज वैसे ही 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसकी भी पोलैरिटी आई होगी और इस तरीके से इसने सिंथेसिस की होगी। फिर थोड़ी देर बाद ये लूप आगे बढ़ गया, राइट, और ये जब लूप आगे बढ़ गया होगा तो इसी तरीके से लूप इंक्रीमेंट करता जा रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ देर बाद ये वाला जो स्ट्रैंड है ये पूरा सिंथेसाइज कर जाएगा, यहाँ तक सिंथेसाइज कर जाएगा, और ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। जब ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये फिर से 3 प्राइम और 5 प्राइम पोलैरिटी में आ जाएगा, फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो जाएगी। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि देखिए ये सिंप्लीफाइड फिगर है, क्योंकि और जगह बुक्स में देखेंगे तो जो लूप का फॉर्मेशन दिखाते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा होता है। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ अप किया गया है। तो सिंपल सी बस बात ये है कि यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम 3 प्राइम और ये एक स्ट्रैंड होगा जो कि ये 5 प्राइम होगा, ठीक है। मान लेते हैं, हम इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे है। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने प्राइमर रख दिया और आपने देखा कि यहाँ पे तो सिंथेसिस पॉलीमरेज अगर यहाँ पे आके जुड़ेगा तो ये आराम से सिंथेसिस करता जाएगा, क्योंकि 5 to 3 प्राइमर में इसको आराम से मिल रहा है। पर आप यहाँ पे प्राइमर ऐड कर नहीं सकते, आप प्राइमर यहाँ ऐड कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट क्या क्रिएट हो जाएगा, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंथेसिस हो नहीं सकती। तो अब क्या किया नेचर ने कि एक लॉजिक निकाली कि इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, इस स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड को थोड़ा ऐसे कर दिया जाए। अब ये 5 प्राइम यहाँ आ गया, मतलब इसको लूप बना दिया गया, तो ये 5 ही प्राइम है। मैंने देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ये 3 है ये 5 है, बस ये जो यहाँ 5 लिखा था इसको लूप बनवा दिया और यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब आप देखें तो ये जो थोड़ी देर के लिए ये जो ब्लैक वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड था, थोड़ी दूर के लिए और थोड़ी देर के लिए वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही ओरिएंट हो गया है, ठीक। और अगर आपने प्राइमर यहाँ पे लगा दिया तो पॉलीमरेज इसको भी पकड़ लेगा, इसके 3 हाइड्रोक्सिल एंड को, और ये आराम से सिंथेसिस करने लगेगा।
पर थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे एंड हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला आप देखिए, ये वाला पूरा सेगमेंट हम बनाने जा रहे हैं रब करके। देखना है आपको हम कहाँ बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा। प्राइमर लगा हुआ था, ऐसे दिखेगा, ठीक। और ये एंड पर क्या था, 5' यहाँ होना चाहिए, ओके। और ये वाला जो पोर्शन था ये और खिसक के इधर आ जाएगा, क्लियर। फिर इसको यहाँ पे पोलैरिटी 3 to 5 मिल गई, क्योंकि टेम्पलेट अगर 3 to 5 मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए, राइट। तो यहाँ पे फिर से प्राइमर ऐड हो गया, फिर से 3' मिल जाएगा, और ये जो पॉलीमरेज है ये फिर से आप देखेंगे ये सिंथेसिस कर लेगा, ओके। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैं एक एक चीज स्टेप दिखा रही हूँ ताकि कहीं डाउट ना रह जाए, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये वाला स्ट्रैंड हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक। ये वाला स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड नीचे की तरफ चला जाएगा 5'। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये हम यहाँ बना रहे हैं, और ये इसकी सिंथेसिस हो चुकी है। और फिर ये वाला जो स्ट्रैंड है ये यहाँ हम बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये हम यहाँ बना रहे हैं। और ये जो अभी नया आया है जिसने अपने आप को 3' to 5' ओरिएंट कर दिया है, वो अब सिंथेसाइज होगा। अब आप देखें यहाँ पे, अगर आपने इस चीज को तो आप देख रहे होंगे कि ये आगे फॉर्क मूव कर रहा है, लूप भी आगे मूव कर रहा है, लूप खिसकता जाएगा, और पॉलीमरेज जो है वो इस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है, और इस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। और अब आपको प्रॉपर रीजन पता चल गया होगा कि क्यों डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस इस पर हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसको टेम्पलेट नहीं मिल पाता है, और पॉलीमरेज को एक ही साथ जो है दोनों टेम्पलेट की सिंथेसिस करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए सेम पोलैरिटी में रखने के लिए वो लूपिंग करता है। तो लूपिंग करने की वजह से क्या होता है कि बार बार प्राइमर रिलीज करना पड़ता है। तो जब बार बार प्राइमर रिलीज करना पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर बार क्या होता है, सिंथेसिस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। दिस इज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ एक और आपको मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ मेथड समझ रहे थे कि किस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है, पर अब ये आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप देखेंगे कि फिर से कुछ देर बाद क्या होगा, ये स्ट्रैंड यहाँ आएगा, क्योंकि जैसे ही एवरी टाइम जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँच रहा है तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर भाई, अब जैसे ही सपोज डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आया, जैसे ही आया तो ये प्राइमर से टकराएगा, जैसे ही प्राइमर से ये कोइंसाइड करेगा ये खुद को डिसएंगेज कर लेगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ का होगा वो डिसएंगेज हो जाएगा। तो फिर से गामा कॉम्प्लेक्स को जो कि क्लैंप लोडर होता है, बीटा क्लैंप लगाना पड़ेगा, और फिर से कोर पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड कराते हुए फिर से सिंथेसिस करनी पड़ेगी। तो एवरी टाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मीट अप एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ ओल्ड प्राइमर, तो वहाँ पे क्या होता है, वो डिसएंगेज हो जाता है, डिसोसिएट आप कह सकते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्लाइडिंग क्लैंप फिर से मींस लोड करना पड़ता है, और उसके बाद जो है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं इस वजह से लगातार बनते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही प्रोसेस हो रहा है। तो आपने अगर आप अब टोटलिटी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क में कौन कौन सी मशीनरी आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है डीएनए गायरेज है,
डीएनए गायरेज यानी कि ये क्या कर रहा है, आगे जो भी रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है वहाँ पे किसी प्रकार की पॉजिटिव सुपर कॉलिंग हो रही है तो डीएनए डैमेज ना हो तो टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो है क्लीव करता हुआ, रीसील करता हुआ वहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेन को क्या कर रहा है, रिलीव करते चल रहा है। मीनवाइल रेप्लिकेशन फॉर्क पे क्या बाइंड हो जाते हैं, एसएसबीपी प्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं जो कि एक्चुअली सेपरेटेड स्ट्रैंड को क्या करने में मदद करते हैं, सेपरेटेड स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। एसएसबीपी प्रोटीन जो है कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करते हैं, एक बाइंड किया तो दूसरा बाइंड कर रहा है, तीसरा बाइंड कर रहा है और सो ऑन। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ये बाइंड करते हैं तो दे आर बाइंडिंग एक्चुअली इन अ सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर। ये हम लोगों ने बात की थी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंजाइम के बारे में वो यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और जो एसएसबीपी प्रोटीन जो डीएनए से इंटरैक्ट कर रहा है वो किस इंटरैक्शन से कर रहा है, ये भी हम लोगों ने बात की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की मदद से ये इंटरैक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, मीन्स एसएसबीपी प्रोटीन एंड जो फॉस्फेट की बैकबोन है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ देयर इज वन मोर इंटरैक्शन विच इज टर्म्ड एज स्टैकिंग इंटरैक्शन। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली, यू कैन कनेक्ट हियर। ठीक, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, डीएनए बी प्रोटीन होती है इसी रेप्लिजोम के साथ कनेक्टेड हुए, वो भी क्या कर रही है, वो आगे आगे मूव कर रही है। दिस इज AAA+ इनिशिएटर प्रोटीन है जो अभी भी जुड़ी हुई है इनिशिएशन के समय से ही। ये भी क्या है, तभी से जुड़ा है। ये क्या है, डीएनए जी विच इज प्राइमेज। तो ये क्या कर रहा है, ये प्राइमर को छोड़ता चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये प्राइमर को वो करता है और हर एक सेकंड में क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पॉलीमरेज तो भाई कितना ऐड कर रहा है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड कर रहा है, तो तेजी से ऐड करता है। फिर क्या होता है, वो थोड़ा डिसंगेज हो जाता है, फिर बीटा क्लाम के साथ एसोसिएट होके फिर से वो लैगिंग स्टैंड पे बार बार इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो प्रोसेसिविटी है वो थोड़ी हल्की सी कम हो जाती है। दूसरा, आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यही आपको इमेजिन करना है कि इसी तरीके से ये सिंथेसिस हो रही है और ये सारे एंजाइम्स आपको पता हैं। जब ये पूरी सिंथेसिस हो रही होती है और बीच में फिर क्या एंट्री होती है किसकी, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। पूरी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेलिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे इसके बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं, 5' to 3' पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और क्या थी 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो क्योंकि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है तो ये क्या करता है, प्राइमर को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो जब ये प्राइमर को रिमूव क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राइमर का भाई रिमूव होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड तो रहेगा नहीं, इसलिए ये हटाता चलता है। और हटाने के साथ साथ इसके पास और कौन सी एक्टिविटी होती है, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी। तो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के द्वारा इसको एक, जैसे सपोज ये क्या है, ये आपका प्राइमर है, तो ये प्राइमर को क्या कर रहा है, हटाते चल रहा है और प्लस क्या कर रहा है, नई सिंथेसिस को करते चल रहा है। ठीक, और विद अ प्रॉपर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो इसने क्या किया, ओल्ड स्ट्रैंड को हटा दिया और इस तरीके से ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम ये होती है जब ये हटता है यहाँ से तो थोड़ा सा गैप छोड़ देता है। जब ये हटता है तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ थोड़ा सा क्या गैप, निक बना देता है। तो निक आपको पता है, निक क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो निक यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है लास्टली वो छोड़ देता है, लास्ट का नहीं बनाता है।
उसको सील करने के लिए कौन आता है? दिस इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज आके क्या करते हैं? जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक जो ब्रेकआउट है उसको सील कर देते हैं, और इस तरीके से ये आपकी सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज द वे हाउ द रेप्लिकेशन मूव्स ऑन। अब आप इस डायग्राम से और इस डायग्राम को अब आप रिलेट कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहे वो क्वेश्चन हो या जो भी हो वो आपको एकदम अच्छे से रिलेट करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही होगी या कहाँ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे आपको अब आई होप अगर आपने जैसे यही रेप्लिकेशन फॉर्क हम लोगों ने लिया तो हमारे लिए ये 3' to 5' कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है, ये कंप्लीट सिंथेसिस पॉसिबल है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा और इसको लूपिंग करके ही ये करनी होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। तो अब आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस डायग्राम से एसोसिएट करके अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम को कंप्लीट किया गया है कि यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड और ये लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस, और यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। तो कभी आपको एग्जाम्स में दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, आपको एक रेप्लिकेशन फॉर्क दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो यहीं पे अगर एंड्स जो हैं वो चेंज कर दे तो चीज़ें दूसरी तरीके से ओरिएंट होंगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन क्या है कि ये लूप ओपन होगा, अरे अगर आप इस लूप को अगर ओपन कर देंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस कर रहा है ना, तभी तो हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ऑलरेडी लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओवरव्यू में ही, और वहाँ पे हमने बताया था कि अगर आप इस तरीके से ही ये है, अगर अभी जो पूछा गया इसको अगर हम ओपन कर दें, तो जब हम ओपन करेंगे तो एक्चुअली में हमें क्या दिखेगा, 5', 3' और यहाँ 3' और ये 5', इसको मैंने ओपन कर दिया। तो सिंथेसिस किधर हो रही है, यहाँ पे सिंथेसिस तो इसी डायरेक्शन में हो रही है ना, 5' to 3' हो रही है। ठीक, पर लूप की वजह से हमको सिंथेसिस जो है रेप्लिकेशन फॉर्क के ऑपोजिट हो रही है। ठीक, ये तो सेम डायरेक्शन में जहां रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस उसी डायरेक्शन में हो रही है, पर लैगिंग स्ट्रैंड में जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है वो रेप्लिकेशन फॉर्क के ऑपोजिट ही चल रही है। बस लूपिंग की वजह से तो हम सिर्फ पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, करना रिलेटिवली समझना। और टोटलिटी में यस हम लोग ने क्या बात की थी, लैगिंग स्ट्रैंड पे हम टर्म बोलते हैं डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, इस पर बोलते हैं कंटिन्यूस सिंथेसिस। तो टोटलिटी में हम क्या बोलते हैं कि ये सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। तो टर्मिनल ये भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया ही था, तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो और ये आपको कुछ बुक्स में जो इस तरह से डायग्राम्स दिए रहते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है। देखिए इस तरीके से लूप का फॉर्मेशन होना, तो यहाँ पे भी लूप दिखाया जा रहा है, बट ये डायग्राम में इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बनाने की कोशिश की गई कि थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो पाए। तो मेजॉरिटी अगर आप रिसर्च पेपर देखें, रिव्यू पेपर देखें या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स देखें, तो लूपिंग इसी तरीके से जो है बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखती है। तो अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आके अपना काम किया है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आके उसने क्या क्या काम किया। उसने आरएनए प्राइमर को रिमूव किया, क्यों किया, क्योंकि उसके पास 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, या इसी को हम 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलते हैं, या आरएनए प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो हाईली प्रोसेसिव नहीं है, बस थोड़ा सा गैप जो है प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो गैप क्रिएट हो जाता है उसको ये फिलअप करता है, क्योंकि उसके पास जो स्पीड है वो ये है, अपना फिल करता है और उसके बाद चला जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो ज़्यादा लंबा दूर तक कटिंग या एडिंग करे। फिर नेक्स्ट इज दीज प्रॉपर्टीज आर आइडियल फॉर आरएनए प्राइमर रिमूवल। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस रिजल्टिंग जो भी गैप क्रिएट होता है उसको फिल आउट कर रहा है।
ठीक, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे फिर से डिस्कशन किया गया है। ओके, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यस, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैन रिमूव आरएनए डीएनए लिंकेज दैट इज रेजिस्टेंट टू आरएनएज एच। ये हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है कि यहाँ पे आरएनएज एच भी काम कर सकता है, बट द पॉइंट इज दैट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो आरएनए डीएनए लिंकेज को नहीं ठीक कर सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा होगा ना कि ये प्राइमर की कटिंग कर रहा है पर यहाँ आरएनए डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर लिंकिंग है, उसको आरएनएज एच नहीं क्लीव कर पाएगा, उसके लिए किसको आना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। तो इसलिए ये बेस्ट हो जाता है प्राइमर रिमूवल के लिए, और उसके लिए करने के लिए ये भी कर सकता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, हम लोगों ने देखा कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में पॉल 1 और पॉल 3 दोनों ही नॉर्मल रेप्लिकेटिव प्रोसेस में काम कर रहे थे। ठीक है, हमने अभी डैमेज और रिपेयर का जिक्र नहीं किया है, दोनों ही नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस में अच्छे से काम कर रहे थे, इसलिए दोनों के पास जो है एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेचर ने पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी के साथ साथ क्या दिया हुआ है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी दी हुई है। और जो बाकी के जो पॉलीमरेजेस हैं दे आर इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड बट लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं डीएनए लाइगेज के बारे में। तो डीएनए लाइगेज का थोड़ा सा मैकेनिज्म है जो कि आ जाता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो जब हम लोग ये बात कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये नया स्ट्रैंड है, ठीक है, जो ये नया स्ट्रैंड है यहाँ पे क्या होगा, जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नया स्ट्रैंड बना के हटा होगा, अभी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो वो हाँ ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो निक क्रिएट हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब देखिए कि अभी यहाँ पे निक लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब निक होगा तो एक जगह 3 प्राइम OH होगा और एक जगह 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो लाइगेज एंजाइम है, दिस इज सपोज अ लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम के पास इसकी एक्टिव साइट में एक कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड जिसको बोलते हैं लाइसिन। क्या होता है, ये लाइसिन जो है, लाइसिन AMP के साथ एसोसिएट करा दिया जाता है। अब ये AMP आया कहाँ से, AMP दो जगहों से आ सकता है, या तो ATP से आ जाए और या तो NAD से आ जाए। ठीक, तो प्रोकैरियोट के केस में ज़्यादा यूज़ कौन होता है, NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये यूज़ होता है। और जगह यूकैरियोट्स में या कुछ लाइगेजेस एंजाइम्स ATP यूज़ करते हैं, किस लिए, लाइसिन अब भाई ATP टूटेगा तो अगर 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाए तो AMP मिल जाएगा, उसी तरह इसमें भी एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है तो यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा, तो इसको AMP से एसोसिएट करा दिया जाए। ठीक, पहला स्टेप। उसके बाद ये AMP जो होता है यहाँ पे क्या है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एडेनिन जुड़ा होगा और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक, ये जो 5 फॉस्फेट ग्रुप है, अब ये इस AMP के साथ एसोसिएट हो जाता है। जब ये इससे एसोसिएट होता है तो लास्टली ये जो 3 OH है इसमें टारगेट करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी करता है और फिर ये क्या होता है, सील हो जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग इस मैकेनिज्म को ऐसे देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड DNA से बाइंड किया। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। जब वो बाइंड किया उसके बाद ATP को यूज़ किया तो एंजाइम ATP कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम से ATP टूटा, 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए, फिर लाइगेज AMP कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी हमने बात की थी लाइगेज जो है उसके लाइसिन रेसिड्यू से ये इस तरीके से AMP जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन है। अब क्या होगा, ये फिर जो है
जो लाइगेज AMP कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, अब वो क्या है, वहाँ पे जाएगा जो डबल स्ट्रैंडेड भाई न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पे उसको दो चीज़ें दिखेंगी, बताया था ना, एक 3OH होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, 5' फॉस्फेट होगा। ठीक, ये इसके साथ एसोसिएट कर जाएगा और उसके बाद ये अटैक कर जाएगा और दोनों फिर क्या होंगे, यहाँ पे फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, राइट। मोर और द लेस यू कैन हैव दिस डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे भी वही चीज़ को बताया गया है, आप देख सकते हैं। एंजाइम ATP बना, पहले एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए ATP से और ये बन गया, इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। अब ये एंजाइम है, ये AMP, ये लाइसिन रेसिड्यू है, ये दिख रहा है, ये लाइसिन रेसिड्यूज के साथ क्या बन गया है, ये पूरा AMP जुड़ गया है, ठीक है। एंजाइम के लाइसिन रेसिड्यूज के साथ ये AMP एसोसिएट हो गया है और ये AMP जो है वो फिर कहाँ से ट्रांसफर, ये जो एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स है वो 5' पर जो DNA था, राइट, उस पर क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। उसके बाद 3OH वाला जो है वो अटैक करके इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रीस्टैब्लिश हो गया, ओके। तो अगर हम लोग देखें तो DNA ligase is a specific type of enzyme that facilitates the joining of DNA strand together by catalyzing the formation of phosphodiester bond. तो मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज टू फॉर्म 2 कोवेलेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विथ 3OH ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, एक्सेप्टर और एक डोनर होता है। तो एक्सेप्टर कौन सा था, जिसके पास 3OH ग्रुप है, ठीक, और एक जो 5' फॉस्फेट, तो ये डोनर, ये एक्सेप्टर हुआ और ये डोनर हुआ, ठीक। अगर हम लोग स्टेप वाइज अगर रिएक्शन को समझे तो पहले क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी साइट्स सच एज नेक इन DNA सेगमेंट और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक। तो पहले लाइगेज क्या कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा, उसके बाद क्या, एडिनाइलेशन कर रहा है। देखिए ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, AMP का एंजाइम से जुड़ना, AMP का एंजाइम से जुड़ना, लाइसिन, उसके लाइसिन रेसिड्यू से AMP का जुड़ना, ये क्या प्रोसेस कहलाता है, एडिनाइलेशन, विच इज एडिशन ऑफ AMP ऑफ अ लाइसिन रेसिड्यू इन द एक्टिव सेंटर ऑफ एंजाइम। इस केस में क्या होगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगी अगर ATP यूज हो रहा है। फिर क्या होगा, जो AMP है वो 5' फॉस्फेट यानी जो डोनर है उस पर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम क्या करेगा, ये AMP ग्रुप जो है वो 5' जो फॉस्फेट था उस पे जाके जुड़ जाएगा, AMP, ठीक, विच इज टर्म्ड एज डोनर। और यहाँ पे जो 3' OH है, अब देखिए वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 5' फॉस्फेट डोनर एंड 3 हाइड्रोक्सिल एक्सेप्टर। अब क्या होगा, जो 3' का OH है वो इस पर अटैक करके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कंप्लीट कर लेगा। तो ये 4 स्टेप्स हुए जो थोड़ा याद होने चाहिए आपको, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस था एप्लीकेशन मशीनरी का। तो अब आते हैं हम लोग टर्मिनेशन पे। तो टर्मिनेशन पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि टर्मिनेशन पे पहले तो ओरिजिन साइट देख लें। ओरिजिन साइट के पास क्या है, रेप्लिकेटर्स एंड दोज रेप्लिकॉन सारी चीज़ें। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या होती है, टर्मिनेशन साइट होती है। तो सिंपल सी चीज़ क्या याद रखनी है कि जो टर्मिनेशन साइट होती है उसके पास 2 क्लस्टर होते हैं 5-5 टर्मिनेशन साइट के। तो वो 5-5 क्लस्टर क्या हैं, जैसे टर J, टर G, टर F, राइट, टर B एंड टर C, ठीक। एक ये है और ये देखिए इनकी दिशा क्या है, इस तरफ से ओरिएंटेड है, ओके। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्लस्टर देखें 5, टर A, D, E, I एंड H, इस तरीके से ये टर्मिनेशन साइट्स पर सीक्वेंसेस जो हैं अरेंज होते हैं। मतलब साइट का मतलब क्या होता है, DNA सीक्वेंसेस, और वहाँ पे DNA सीक्वेंस कुछ इस तरीके से अरेंज है जो कि टर्मिनेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक। तो और इनका जो क्राइटेरिया होता है वो कैसा होता है, रेप्लिकेशन एक फॉर्क इधर मूव कर रहा है,
एक इधर मूव कर रहा है। ठीक, तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं ये रेप्लिकेशन फॉर्क 1 है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क 2 है। ये लोग रेप्लिकेशन करते 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 ये रेप्लिकेशन फॉर्क 1 करते हुए आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये रुक गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो क्या है, वो एक तरह से ऑपोजिट सीक्वेंसेस में दिए हुए हैं। जो ये एरो का निशान है वो इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि अब ये आगे रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बढ़ सकता, ये यहाँ पे रुक गया। उसी तरीके से फिर रेप्लिकेशन फॉर्क 2 आएगा और उसके बाद ये यहाँ तक जाएगा और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे फिर क्या होगा, टर्मिनेशन साइट काम करेगी और टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टर्मिनेशन इन ई कोलाई एंड बेसिलस हैज़ द इंटरेस्टिंग फीचर। 2 रेप्लिकेशन फॉर्क मीट करने चाहिए और हॉल्ट करने चाहिए in a region approximately halfway around the chromosome from the origin. In E. coli, 2 clusters of 5 terse sites, including EDA on one side and CB on other. CB आपको यहाँ दिख रहा है, this is CB on other. On the other are located 100 kb on either side of the termination. Each set of terse site is specific for one direction of fork movement. That is E set, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो terse sites हैं ये replication fork 1 के movement को allow कर रहे हैं और ये movement replication fork 2 को allow करेंगे, पर ये जो red वाले हैं ये 1 को रोक देंगे और ये 2 वाले इसको रोक देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेप्लिकेशन फॉर्क 1 कैन पास थ्रू टर सी एंड टर बी, ठीक है, इनटू द रीजन, बट इट कैन नॉट कंटिन्यू पास टर ई डी ए। इस एग्जाम्पल में इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं ये रेप्लिकेशन 1 है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क 2 है, तो इनका क्या कहना है, ये सी और बी को तो क्रॉस कर देगा पर ई डी ए को नहीं क्रॉस कर पाएगा। ठीक, उसी तरीके से जो रेप्लिकेशन फॉर्क अगर हम इसको 2 मान रहे हैं तो ये इसको तो क्रॉस कर देगा पर इस सी बी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप। तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क 1 है वो क्या हुआ, वो यहाँ से तो पास करता हुआ आया पर यहाँ एक को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और उसके बाद जब यहाँ से होता हुआ रेप्लिकेशन फॉर्क 2 जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जब 2 रेप्लिकेशन फॉर्क मीटअप करेंगे तो हॉल्टिंग हो जाएगी। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इफ फॉर सम रीजन 1 fork is delayed so that the fork fails to meet in the middle, the faster fork will be trapped at the distal terse site to wait for the slower fork. बात यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है बट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे कि भाई यहाँ पे मान लेते जो रेप्लिकेशन फॉर्क 1 है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा था, पर रेप्लिकेशन फॉर्क 2 है और यहाँ पे आके वो हॉल्ट हो गया होगा। ठीक, अब रेप्लिकेशन फॉर्क 2 जो है वो थोड़ी देर में आया, किसी कारणवश कुछ रिपेयर में उसका टाइम लग गया या कहीं लग गया तो वो आया, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मीट किया ये अब आगे बढ़ेगा नहीं, ये इसका वेट कर रहा है, तो यहाँ पे जब मीटअप हुआ उसके बाद यहाँ पे साइड जो रेप्लिकेशन है वो टर्मिनेट हो गया। तो कहने का सेंस यहाँ पे जो ये निकल के आता है कि बात ये नहीं है कि दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप होने चाहिए, कोई एक रेप्लिकेशन फॉर्क जो है, कोई मतलब सिंगल जो है रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप होना चाहिए, कोई एक ट्रैप हो जाए, उसके बाद जब दूसरा आएगा तो उस फॉर्क से जब मीटअप करेगा तो वहाँ टर्मिनेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी चीज़ को हम ऑपोजिट वे में समझें कि रेप्लिकेशन ये वाला फॉर्क जो है जल्दी आ गया, तो जल्दी आ गया तो वो यहाँ रुक गया आके, ये रेप्लिकेशन फॉर्क अब ये वेट करेगा, ये आएगा तो ये अब ये वाला तो ट्रैप नहीं होगा ना, ये तो बस यहीं पे आके जैसे इससे मिलेगा ये ट्रैप हो जाएगा,
तो कहने का सेंस क्या है, दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ट्रैप नहीं होते, कोई एक ट्रैप होता है, फिर वो दूसरे रेप्लिकेशन फॉर्क का वेट करता है, उसके बाद जब दोनों मिलते हैं तो रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाता है। इस टर्मिनेशन प्रोसेस में जो प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं, जैसा कहा कि हर इवेंट पे भाई प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो जो प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं उनका नाम क्या है, टस मोनोमर। क्या बोलते हैं, टस। तो क्या क्या कह सकते हैं, टर्मिनेशन के लिए कौन दो लोगों की जरूरत है, आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इस साइट में भी दो लोगों की जरूरत होती है, एक होता है टर, एक होता है टस। जो टर है वो एक प्रकार का डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है टस प्रोटीन वहां पे जाके बाइंड कर रही है। तो टस क्या है, टर्मिनेटर प्रोटीन है। जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने इनिशिएशन के समय देखा कि इनिशिएशन के समय हमें एक रेप्लिकेटर की जरूरत पड़ती है जो कि एक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, और इनिशिएटर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जो कि इसी से जाके बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, टस और टर का साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है टर्मिनेशन करने के लिए। ओके तो यहाँ पे वही चीज़ को समझाया गया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो फॉर्क होते हैं वो मूव करते हैं, फिर मीटअप करते हैं, टर्मिनेशन हो जाता है। पर टर्मिनेशन के बाद क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए ये आपका जीनोम है, ये रेप्लिकेट हो गया है, ये नया सिंथेसाइज हो गया उसी तरीके से, पर ये क्या होते हैं, वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए कौन आएगा, टोपोआइसोमरेज आएंगे। टोपोआइसोमरेज यानी ये क्या है, एक तरीके से कैटेनेशन है ना, ये क्या है, कैटेनेशन है। तो इनका प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, इनको अलग करने के लिए इनको डीकैटिनेट करना पड़ेगा। तो डीकैटिनेट करने के लिए टोपोआइसोमरेज टाइप 2 आता है, और इसका डिटेल्ड डिस्कशन वहाँ पे भी हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने पूरे क्लासिफिकेशन, शायद ये याद हो आप लोगों को, तो पूरे क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेजेस देखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने कैटिनेशन, डीकैटिनेशन, नॉटिंग और ये सब के एस्पेक्ट पे भी बात की थी। तो आज आपको यहाँ पे भी ये पता चल रहा होगा कि किस तरीके से रेप्लिकेशन होने के बाद जब कैटिनेटेड फॉर्म में रहते हैं तो क्या होता है कि उनको डीकैटिनेट करना होता है। ओके तो अब यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। इन केस यस रेप्लिकेशन फॉर्क जो है जब टर्मिनेट होता है तो किसी भी प्रकार का अगर कोई गैप जनरेट है तो वो डीपॉलीमरेज फर्स्ट आके उसको गैप को फिल कर सकता है, फिर से वो वहाँ से हटेगा। तो जब वो हटेगा तो फिर से क्या होगा, डीएनए लाइगेज जो है उस निक अगर क्रिएट हुआ होगा तो उसको जाके सील कर देगा। ओके तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों का प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पूरा ख़त्म होता है, बट थोड़ा रेगुलेशन डिस्कस करना है हम लोगों को और क्वेश्चन एस्पेक्ट।